वेलकम टू CSC 241 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और आज हम लैब नंबर 4 करेंगे। और आज की जो लैब है उसके हमारे ऑब्जेक्टिव ये हैं कि स्टूडेंट्स को ये समझ आ जाए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम होता क्या है और जो एक्टिविटी हम यहाँ परफॉर्म करेंगे उसकी आउटकम्स क्या आनी चाहिए, कि आपको ये समझ आ जाए कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम क्या होता है और आपको डिफरेंस समझ आ जाए कि ऑब्जेक्ट और क्लास का डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंटर रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। क्लास और ऑब्जेक्ट अक्सर लोग इसकी वजह से कंफ्यूज होते हैं। तो जो हमारी लैब 3 थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम कैसे एक क्लास का टेम्पलेट बनाते हैं और उस टेम्पलेट को यूज़ करके हम कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कैसे डिफरेंट टाइप के मेथड्स जो उस क्लास में हमने बनाए थे उनको कॉल करते हैं। आज हम उसी एक्टिविटी को थोड़ा मजीद करेंगे, मतलब उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे ताकि डिफरेंट सिनेरियोज के साथ, ताकि आपको ये चीज़ क्लियरली समझ आ जाए कि आप ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं और क्लासेस कैसे बनाते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्या है, सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हमारी जो इर्द गिर्द की दुनिया है वो तमाम की तमाम ऑब्जेक्ट्स से मिलकर बनी हुई है। जैसे उस ऑब्जेक्ट्स में क्या है, लोग हैं, गाड़ियाँ हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रीट्स हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स हैं। और हर एक ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज हैं कि वो कुछ एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं या कर रहे होते हैं। और जो भी एक्शन कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट अदर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी दुनिया के अंदर पड़ रहा होता है। इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऊप ये एक प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी है जिसमें आप प्रोग्राम को सिमिलरली आप ये समझ रहे होते हैं कि ये ऑब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है और ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कुछ ना कुछ एक्शंस जो है ना वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अपनी कुछ स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजीज हैं जिनमें आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही कहते हैं। जिस तरह रियल लाइफ में आप ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट कह रहे होते हैं, इसी तरह प्रोग्रामिंग ऊप के अंदर भी आप ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट्स ही कहते हैं। जो एक्शन कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है उसे आप मेथड कहते हैं। और अगर आप एक जैसे ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहे हों या सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स होंगे तो आप कहते हैं ये सेम क्लास से बिलोंग करते हैं या इनकी एक ही क्लास है या एक ही टेम्पलेट से ये ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं। और एग्जांपल के तौर पे आपके सामने मैं रखता हूं कि अगर आप एयरपोर्ट की सिमुलेशन करना चाह रहे हैं या कोई एयरपोर्ट सिमुलेशन प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसके लिए आप जितने भी एयरपोर्ट के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के एयरप्लेन्स आते हैं आप उन्हें एयरप्लेन्स ही कहते हैं, मतलब आप उन्हें एक एयरप्लेन की क्लास में ही रखते हैं। और ये जो एयरप्लेन है जितने भी हैं इन सब के मेथड्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। उनके मेथड्स क्या हैं कि उन्होंने टेक ऑफ करना है, फ्लाई करना है, किसी लोकेशन पे लैंडिंग करनी है, इस तरह से डिफरेंट उनके मेथड्स हैं। ये तकरीबन सारे एयरप्लेन में सेम ही होते हैं, लेकिन सारे एयरप्लेन एक जैसे नहीं होते। हर एक की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कुछ जो है ना उसमें नंबर ऑफ सीट्स चेंज होंगी दूसरे एयरप्लेन की निस्बत, मतलब कोई छोटे होते हैं कोई बड़े होते हैं। अच्छा, उसके अलावा किसी का कलर इनका चेंज होगा, फिर इनके मॉडल चेंज होते हैं। फिर अच्छा उसी तरह आप इसकी स्पीड और एल्टीट्यूड वगैरह हर एक एयरप्लेन का अपना अपना होगा। और ये जो प्रोसीजर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर हम यूज करते हैं। बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इनको प्रोसीजर्स कहते हैं, मेथड्स कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं, सब प्रोग्राम्स कहते हैं, सब रूटीन्स कहते हैं। ये मतलब डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन जावा के अंदर आप मेथड का वर्ड अक्सर सुनेंगे। इसकी जगह फंक्शन का भी वर्ड भी यूज किया जाता है, लेकिन मेथड्स का वर्ड जो है ना अक्सर यूज किया जाता है जावा में किसी फंक्शन को या प्रोसीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जितने भी आप मेथड्स लिखते हैं जावा में वो हमेशा किसी क्लास के अंदर लिखते हैं, क्लास से बाहर कभी भी कोई मेथड नहीं लिखते। तो लैब की जो हमारी पहली एक्टिविटी है जिसको आपने परफॉर्म करने जाना है वो आपके सामने एक सिनेरियो है। सिनेरियो आपका क्या है कि कोर्स रिजल्ट, कि आपने बताना है कि कोर्स रिजल्ट जो है ना वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट इसके लिए बन सकता है या इसका जो मॉडल है वो किस तरह का बनेगा। अब कोर्स रिजल्ट अंदर होता क्या है कि कोर्स रिजल्ट के डाटा मेंबर्स क्या होंगे कि आप स्टूडेंट का नेम बताएंगे, कोर्स का नेम बताएंगे और उसमें ये बताएंगे कि भाई इसने कितने ग्रेड्स ऑब्टेन किए। तो एक कोर्स रिजल्ट के अंदर यही वाली इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपके पास होती है कि आप अगर ये बताएं कि
किसी कोर्स में किस स्टूडेंट ने कितना ग्रेड लिया है, तो ये उस कोर्स का रिजल्ट है। तो अब आपने इस चीज को क्लास की फॉर्म में मॉडल करना है और फिर जो है ना आपने इसके ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, जिसमें आप डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए या डिफरेंट कोर्सेज के लिए डाटा को स्टोर करेंगे और उसको फिर देखेंगे, तो ताकि आपको समझ आए कि हम किसी रियल वर्ल्ड सिनेरियो को कैसे जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है। मैं इसके अंदर एक नई क्लास बना लेता हूँ, जावा क्लास, और इसका नाम लिख देता हूँ कोर्स रिजल्ट के नाम से। ये मेरी एक जावा क्लास बन जाएगी। अब हमने जैसे बात की कि एक कोर्स रिजल्ट के डाटा मेंबर्स क्या होंगे या उसकी प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, तो उसमें जी आपका स्ट्रिंग टाइप का कोई स्टूडेंट नेम होगा। अच्छा, उसी तरह स्ट्रिंग टाइप का कोई कोर्स नेम होगा और उसी तरह से स्ट्रिंग टाइप का कोई उसका ग्रेड होगा। ये तीन इसके डाटा मेंबर्स होंगे। और उसके अलावा आप कोई ऐसा फंक्शन इसके अंदर बना लें कि जिसको कॉल करें तो आपको किसी भी जो भी इन तीनों वेरिएबल्स में डाटा स्टोर हो वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होके नजर आ जाए। तो मैं उसके लिए एक फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक वॉइड डिस्प्ले के नाम से, और इसके अंदर मैं सिस्टम आउट कर देता हूँ। प्रिंट एलन के थ्रू भी मैं कर सकता हूँ, प्रिंट एफ के थ्रू भी कर सकता हूँ। मैं ये दोनों इसके अंदर मैं प्रिंट एलन के थ्रू कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो हम एक्टिविटी करेंगे उसमें प्रिंट एफ के थ्रू कर लेंगे। तो ये कि दी कोर्स रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट, उसके बाद आप स्टूडेंट का नेम लिख लें, प्लस करके आप स्ट्रिंग कंकैटिनेट कर देंगे इन कोर्स का नेम इसके बाद लिख दें। और फाइनली आप इसका ग्रेड लिखें। यानी कि आपको स्क्रीन पे क्या रिजल्ट लिखा हुआ है कि कोर्स रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट की इस स्टूडेंट या स्टूडेंट नेम दी कोर्स रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट एक्स इन कोर्स OOP या ऊप या जो भी कोर्स नेम लिखेंगे इस ए ग्रेड है या बी ग्रेड है या जो भी है, इसके बाद भी आप प्लस डाल के ग्रेड लिख दें। ठीक है, कि इस कोर्स के अंदर इस स्टूडेंट का ये रिजल्ट है। तो इस तरह से ये आपने एक क्लास बना ली है। अब इस क्लास के अंदर आपने जो डिफाइन किया वो क्या किया, आपने तीन डाटा मेंबर डिफाइन किए जो तीनों के तीनों आपके पास इस टाइम पे डिफॉल्ट एक्सेस है। इनके साथ कोई पब्लिक स्पेसिफायर या प्राइवेट मतलब कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा हुआ। ये भी मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर कि अगर हम नहीं लिखेंगे तो उसका क्या रिजल्ट पड़ेगा और हमें उसको लिखने की क्या जरूरत पड़ती है। उसके बाद एक डिस्प्ले का मेथड बनाया है कि इसका काम क्या है कि जब ये मेथड कॉल होगा तो ये बता देगा कि ये जो आपके कोर्स रिजल्ट के अंदर डाटा था वो क्या था, उसको एक खास तरतीब से स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देगा। अब आप एक रनर क्लास बना लें या टेस्ट क्लास बना लें जिसके अंदर आप इसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना के इसको टेस्ट करेंगे, और उसके लिए उसके अंदर आपके पास मेन मेथड होना चाहिए जहाँ पे आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाएं, जैसे कि कोर्स रिजल्ट C1 इज इक्वल टू न्यू कोर्स रिजल्ट। ये मैंने आपको लास्ट लैब के अंदर बताया था कि जिस टाइम पे आप ये न्यू का कीवर्ड और कोर्स रिजल्ट या जो भी क्लास का नेम है इसको लिखेंगे तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। यहाँ पे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कि इस टाइप का कोर्स रिजल्ट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहाँ पे हमने इसको असाइनमेंट कर दी, एक न्यू कोर्स रिजल्ट एक ऑब्जेक्ट बना के उसको असाइन कर दिया इसे। अब C1 को हमने डाटा स्टोर करवाना है, C1 डॉट स्टूडेंट नेम आप स्टोर कर दें इज इक्वल टू लेट्स से के अली। आप C1 में दूसरा डाटा स्टोर कर दें कोर्स नेम इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और उसके बाद C1 डॉट ग्रेड आप इसमें स्टोर कर दें इज इक्वल टू ए ग्रेड। और अब आपकी इसको ये डाटा आपने स्टोर करवाया है C1 डॉट डिस्प्ले करके इसको स्क्रीन पे देख लें। ये हमारे एक ऑब्जेक्ट का डाटा जो है ना हमने उसमें स्टोर करवाया और उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया। अब इसी तरह आप कोई और भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि क्लास बन गई है तो अब आप इसके जितने मर्जी चाहें ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं।
इज इक्वल टू न्यू कोर्स रिजल्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया और उसको हमने C2 को असाइन कर दिया। C2 डॉट स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू कासिम। अच्छा, C2 डॉट कोर्स नेम इज इक्वल टू ICT और C2 डॉट ग्रेड्स इज इक्वल टू B, और उसके बाद आप C2 की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवा दें। तो इस तरह से देखें कि आपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। ये जो आपने क्लास बनाई थी कोर्स रिजल्ट की, इस टाइप के C1 और C2 दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, और जो उस क्लास के अंदर आपने डिफाइन किए थे वेरिएबल डाटा स्टोर करने के लिए, आपने इनको डाटा असाइन कर दिए सीधा सीधा, मतलब कोई डायरेक्टली जो है ना आपने इनको एक्सेस किया और इनको डाटा असाइन कर दिया। अब ये जो डायरेक्ट असाइनमेंट है इसका एक नुकसान है, इसलिए यूजुअली यही कोशिश की जाती है कि लोग जो है ना इस डाटा मेंबर्स या वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस ना कर सकें। तो फिर उसके लिए आप क्या करते हैं कि यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर लगाते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या डिफॉल्ट, पब्लिक, डिफरेंट टाइप के 4 एक्सेस स्पेसिफायर हैं। फिर हर एक एक्सेस स्पेसिफायर से रिलेटेड जो कंडीशंस आ जाती हैं उनको फिलफिल करना पड़ता है। तो इनको हम जरा आगे चल के देखेंगे। अभी के लिए ये आपको पता चल गया कि कैसे कोर्स रिजल्ट की क्लास हमने मॉडल की। इस क्लास के अंदर 3 डाटा मेंबर्स थे, उनको हमने कैसे डिफाइन किया, या इन डाटा मेंबर्स को एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, और उसके बाद एक फंक्शन बनाया और उसके थ्रू आपने कोई इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे शेयर प्रिंट करवा दी। अब आप इस क्लास को रन करेंगे, जो मेन क्लास थी आपकी, तो आप देखेंगे कि आपके पास जो 2 C1 और C2 आपके ऑब्जेक्ट्स बने थे उनका डाटा एक लाइन के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखें, कोर्स रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट अली इन कोर्स OOP इज A ग्रेड, द कोर्स रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट कासिम इन कोर्स ICT इज B ग्रेड। ये दोनों लाइनें आपको जो आपने प्रिंट करवाई थी डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू, वो दोनों आपको रिजल्ट स्क्रीन पे प्रिंट होके नजर आ गए। तो ये हमारी पहली एक्टिविटी थी कि आपको एक सिनेरियो था कि कोर्स रिजल्ट आपने एक प्रोग्राम बनाए कि जो कोर्स रिजल्ट को स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए शो करवाए। तो आपने उस कोर्स रिजल्ट के लिए सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया कि इस कोर्स रिजल्ट में किस टाइप का डाटा आएगा, या उसमें क्या क्या डाटा आ सकता है, या इसके क्या डाटा मेंबर्स होंगे। वो आपने कहा कि भी कोर्स रिजल्ट के लिए आपको स्टूडेंट का नाम पता होना चाहिए, उसका कोर्स और उसके ग्रेड। तो ये आपने 3 डाटा मेंबर्स डिफाइन किए, उनके अप्रोप्रिएट डाटा टाइप बताई, और उसके बाद एक डिस्प्ले फंक्शन में इन तीनों डाटा मेंबर्स का डाटा आपने डिस्प्ले करवाया। फिर टेस्ट के अंदर जाके आपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए इस कोर्स रिजल्ट के, और फिर उनको आपने कोरस्पॉन्डिंग डाटा असाइन कर दिया हर एक डाटा मेंबर के लिए, हर एक अपना अपना जो भी ऑब्जेक्ट था उसको, और उसके बाद आपने इन दोनों की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाया और आपको स्क्रीन के ऊपर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होकर नजर आ गई। तो ये हमारी लैब एक्टिविटी 1 थी। ये पूरा कोड मैंने आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो होपफुली ये आपके काम आएगा। अब जो एक्टिविटी 2 है इसके अंदर देखें, आप अक्सर प्रोग्राम्स में डेट का जिक्र करते हैं कि आपने कोई डेट लिखनी है। जिस तरह हमारा जो लैब 3 थी उसमें हमने एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट लिखनी थी या एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ लिखनी थी, तो उसके लिए हमने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल यूज किया था। लेकिन अब हम चाहते हैं कि अब हम डेट के लिए डेट की टाइप का ही वेरिएबल यूज करें। स्ट्रिंग के अंदर इशू क्या था हमें कि हम क्यों स्ट्रिंग यूज नहीं कर सकते। देखें, स्ट्रिंग लिख के आप उसमें कुछ भी नंबर लिख देंगे उसने एक्सेप्ट कर लेना है, उसके ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। जैसे कि आपको पता है कि मंथ तो टोटल 12 ही होते हैं आपके पास, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर तो आप 18 लिखते हैं तो वो तो उसके लिए एक्सेप्टेबल है, उससे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि आप मंथ का डाटा अलग से सेव करें, डेज कोई किसी मंथ में 28 होते हैं, किसी में 30 होते हैं, किसी में 29 है, किसी में 31 है, आप डेज का डाटा अलग सेव करें, और ईयर्स का डाटा जो है ना वो भी आप चाहते हैं कि वो लिमिटेड हो, मतलब 4 डिजिट्स के अंदर ही आ रहा हो, उससे ज्यादा ना आ रहा हो। इस तरह से मतलब आप डेट का एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डेट क्लास जो बनाएंगे आप, या उसमें डाटा क्या होना चाहिए। तो देखें, डेट के अंदर आपको पता है ईयर होता है, मंथ होता है और डेज होते हैं। ये 3 इंफॉर्मेशन आपके पास होती हैं।
तो ये मंथ, ईयर और डे, तो इसलिए इसके 3 डाटा मेंबर्स होंगे और जितने भी डेट के ऑब्जेक्ट बनेंगे उसके अंदर ये तीनों एट्रीब्यूट्स ही होंगे। और फिर आप इसको कुछ डिस्प्ले कोई मेथड बना लें जिसके अंदर आप किसी खास फॉर्मेट से इस डेट को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं और आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। कैसे करते हैं कि आप एक नई क्लास बना लें डेट के नाम से। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 टाइप के इंटीजर्स चाहिए। एक आप मंथ के लिए रखेंगे, एक आप डेज के लिए रखेंगे, अच्छा एक आप ईयर्स के लिए रख लें। और उसके बाद आप एक उसी तरह डिस्प्ले मेथड बना लें, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। और इसके अंदर आप क्या कर लें, इस दफा हम printf के थ्रू कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट printf। और डिस्प्ले आपने क्या करवाना है, सबसे पहले आप चाहते हैं कि आपके पास डेज जो है ना वो लिखे हुए हैं, परसेंटेज डी के अंदर पहली वैल्यू आएगी। फिर आप शायद चाहते हैं, आपकी मर्जी है कि आप डेट में स्लैशेस डालना चाहते हैं तो आप स्लैश प्रिंट करवाएं। उसके बाद आप दूसरा वेरिएबल मंथ के लिए प्रिंट करवा दें। फिर उसके बाद आप स्लैश चाहते हैं, फिर आप तीसरा वेरिएबल जो है ना ईयर्स के लिए प्रिंट करवा दें। और उसके बाद इनको, ये जो आपने ऊपर वेरिएबल्स आपने डिफाइन किए हुए हैं, डे, मंथ और ईयर, इनकी वैल्यू दे दें। तो इस तरह से ये अब आपकी एक डेट प्रॉपर शेप के अंदर आ जाएगी कि आपके पास जो भी डे की वैल्यू होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी, फिर आपके पास बैक स्लैश लिखी हुई आएगी, फिर मंथ की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगी, फिर बैक स्लैश आएगी, ईयर की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगी और फिर बैक स्लैश आएगी। और ये आपकी क्लास कंप्लीट हो गई है। अब आपने इसको चेक करना है तो टेस्ट क्लास के अंदर आ जाए। ये मैं पहले वाले डाटा डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं डेट के ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे कि डेट मैं कह देता हूँ कि ज्वाइनिंग डेट, न्यू डेट, कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू डेट का और उसको असाइन कर दिया उसका रेफरेंस ज्वाइनिंग डेट के नाम से एक वेरिएबल बना के। अब ज्वाइनिंग डेट के अंदर मैं डाटा स्टोर करता हूँ, डॉट डे में स्टोर करता हूँ जी कि मैंने किस डेट को ज्वाइन किया था, लेट्स सपोज कि 21। फिर इसी तरह मंथ में कह देता हूं कि तीसरा मंथ था और ज्वाइनिंग डेट डॉट ईयर में कह देता हूं लेट्स से 2011। ये मैंने 3 इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर कर दी। अब मैं ज्वाइनिंग डेट को डिस्प्ले कर लेता हूं ताकि ये जो तीनों मेरी इंफॉर्मेशन थी ये किसी खास डेट वाले फॉर्मेट में लिखी हुई मुझे नजर आई। फिर इसी तरह मैं डेट बर्थडे लिख लेता हूं, बर्थ डेट। ये एक और डेट का ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, बर्थ डेट डॉट डे में लिख देता हूं इक्वल टू 14। बर्थ डेट डॉट मंथ लिख देता हूं मैं, बर्थ डेट डॉट ईयर लिख देता हूं। ठीक है, और उसके बाद बर्थ डेट डॉट डिस्प्ले कर देता हूं तो ये स्क्रीन पे मुझे बर्थ डे की जो भी डेट थी वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगा। तो अभी मैं इसको प्रिंट करवा देता हूं, या इन दोनों और जो डिस्प्लेज हैं इनके बीच में मैं एक खाली लाइन प्रिंट करवा देता हूं ताकि ये ऊपर नीचे आए, क्योंकि हमने प्रिंट एफ के थ्रू ये दोनों किए थे तो ये एक लाइन में दोनों डेट्स जुड़ी हुई आ जानी थी। तो इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं और आपके सामने अभी दोनों डेट्स आ जाएंगी, एक 21 मार्च 2011 आएगी और एक 14 अक्टूबर 1988। ये देखिए, ये अब आपको डेट के फॉर्मेट में सारा डाटा लिखा हुआ है कि 21 मार्च 2011, 14 अक्टूबर 1988। आपकी मर्जी है, आप ये 3 और 10 की जगह पे मार्च को और अक्टूबर को भी लिख सकते हैं, मतलब आप इंटीजर की जगह स्ट्रिंग को डाल दें इसमें, मतलब डिफरेंट टाइप के आप डेट्स के फॉर्मेट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने एक डेट वाली क्लास का सिनेरियो आ गया जिसके 3 डाटा मेंबर्स थे और आपने उनको डिफाइन किया
और उसके बाद आपने एक डिस्प्ले के फंक्शन में उसको एक खास फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले करवाने के लिए रख दिया, और फिर आपने टेस्ट क्लास में डिफरेंट डेट्स जो आप लिख रहे थे उसके ऑब्जेक्ट्स बनाए और उसको वैल्यू असाइन की, और उनको आपने स्क्रीन पे प्रिंट करवा के देख लिया कि वाकई ये वैसी ही है जैसी हम चाहते थे। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपके पास तीसरी जो एक्टिविटी है उसके अंदर ये है कि आपको कार के जो पार्ट्स होते हैं, फर्ज किया कि आपको कहा जाता है कि आप कोई प्रोग्राम लिखें जो कार के पार्ट्स को या उससे रिलेटेड डाटा जो है ना अपने पास स्टोर कर ले। तो आप जब इसका एनालिसिस करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि कोई भी पार्ट होगा तो उसके क्या क्या डाटा नंबर्स हो सकते हैं, कि उसका कोई मॉडल नंबर होगा कि ये किस मॉडल का पार्ट है, फिर पार्ट नंबर उसका कोई होगा और उसकी कोई कॉस्ट होगी। ये मतलब 3 इंफॉर्मेशन है जिनको आप किसी कार के स्पेयर पार्ट के लिए उससे अटैच कर सकते हैं। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन बन सकती है, जैसे उसका कंपनी नेम कौन सा है, अच्छा वो उसका मेक क्या है, मतलब इम्पोर्टेड है या नॉन इम्पोर्टेड है, मतलब डिफरेंट टाइप की उसकी इंफॉर्मेशन है। अभी तक हम सिर्फ इन 3 वैल्यूज को देखते हैं, और फिर हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि हम कैसे डिफरेंट टाइप्स के कार के पार्ट्स के लिए ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और उनके अंदर डाटा कैसे स्टोर करवाएंगे और उसको वापस डिस्प्ले कैसे करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप मॉडल करना चाह रहे हैं तो आपको एक नई क्लास बनानी पड़ेगी, उसे आप कहेंगे ये कार पार्ट्स की नाम से है। और इसके अंदर आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है कि सबसे पहले स्क्रीन मॉडल नंबर, अच्छा उसके अलावा इसमें क्या है पार्ट नंबर, और उसके अलावा डबल में इसकी कोई कॉस्ट होगी। ये 3 इंफॉर्मेशन है जो किसी कार के पार्ट से रिलेटेड आप सेव करवाना चाहते हैं। और उसके बाद कोई आप डिस्प्ले फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। ये मैं हर जगह पे डिस्प्ले लिख रहा हूँ, लाजमी नहीं है कि आपने डिस्प्ले ही लिखना है, आप इसकी जगह कोई भी नाम इसका लिख सकते हैं। मकसद ये है कि मैं जो डाटा मेंबर्स के अंदर मेरा डाटा है उसको किसी खास फॉर्मेट में डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो इसको मैं सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू डिस्प्ले करता हूँ। दी कार पार्ट नंबर, इसके बाद मैं कंकैटिनेट कर देता हूँ इसके साथ पार्ट नंबर को, इज फॉर दी मॉडल प्लस करके इसमें मॉडल नंबर डाल देता हूँ, और फिर प्लस करूंगा मैं एंड हैव दी कॉस्ट ऑफ, प्लस करके कॉस्ट इसमें ऐड कर दूंगा और यूनिट बता दूंगा कि यार पाकिस्तानी रुपीस में इसकी इतनी कॉस्ट बनती है। और ये इस तरह से मेरा कार की पार्ट्स का जो प्रोग्राम था कि उसमें कार की पार्ट किसी भी पार्ट का मॉडल नंबर, पार्ट नंबर और कॉस्ट जो है ना ये सेव हो। तो ये मैंने उसके लिए 3 डाटा मेंबर्स बनाए और फिर एक डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू इन डाटा मेंबर्स को मैं स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहा हूँ। अब टेस्ट प्रोग्राम के अंदर आप चले जाएं, यहाँ पे आप कार की पार्ट्स के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना लें, जैसे कि कार पार्ट्स, कोई पार्ट लिखते हैं बम्पर इज इक्वल टू न्यू कार पार्ट्स। अब इस तरह आप बम्पर का डाटा सेव कर लें, बम्पर डॉट पार्ट नंबर बम्पर का क्या है जी, AWC123-645, मतलब इस तरह से कोई पार्ट नंबर इसका होगा। फिर बम्पर डॉट मॉडल नंबर में लिख लेता हूँ इज इक्वल टू 2002 लिख दें मेहरान, और उसके बाद बम्पर डॉट कॉस्ट लिख दें, इसकी कॉस्ट इसकी आप लिख दें जी 2300.50, मतलब 2300 रुपये और 50 पैसे। और फिर इसके बाद आप इस बम्पर की जो इंफॉर्मेशन है इसको डिस्प्ले करवा दें। आपकी मर्जी है, इस तरह आप जितने मर्जी पार्ट्स का डाटा जो है ना सेव करवाना चाहते हैं तो वो करें। मैं एक और पार्ट का भी कर देता हूँ, हेडलाइट
इज इक्वल टू न्यू कार पार्ट्स, हेडलाइट डॉट, इसी तरह इसका कोई पार्ट नंबर होगा ABC123, ये जो भी इसका कोई मैं एक नंबर दे देता हूँ। फिर इसी तरह हेडलाइट डॉट मॉडल नंबर होगा इज इक्वल टू 2020, कोई भी इसको कार का नाम ले लें, कार लिख देता हूँ चलें। और फिर इसी तरह हेडलाइट डॉट कॉस्ट होगी इज इक्वल टू 4000, और फिर हेडलाइट की जो इंफॉर्मेशन है डॉट डिस्प्ले करके मैं स्क्रीन पे देखूंगा। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये जो मेरे ऑब्जेक्ट्स बने, एक बम्पर का ऑब्जेक्ट बना है, एक हेडलाइट का ऑब्जेक्ट बना है, और ये हैं कार के पार्ट्स की टाइप, मतलब ये सारे कार के पार्ट्स ही हैं और इनके डिफरेंट डाटा इनमें स्टोर है, तो मैं उनकी इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहा हूँ। ये देखें, ये आपके सामने स्क्रीन पे प्रिंट हो गया है कि दी कार पार्ट नंबर, ये जो कार पार्ट नंबर है ये 2002 मेहरान के लिए और इसकी कॉस्ट इतनी है। इसी तरह जो कार पार्ट नंबर ये वाला है ये 2020 मॉडल की कार के लिए और इसकी कॉस्ट 4000 रुपये है। तो ये मैंने आपके सामने एक प्रोग्राम लिखा जिस जो कार के डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको के ऑब्जेक्ट्स को मॉडल करते हैं। तो आपने देखा कि कैसे हमने डिफरेंट टाइप्स की क्लासेस बनाई और फिर उन क्लासेस को यूज कर किया, कैसे उसके ऑब्जेक्ट्स बना के उनको यूज किया और कैसे उनकी इंफॉर्मेशन किसी मेथड के थ्रू हमें स्क्रीन पे प्रिंट करवा दी। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी कि किसी भी सिनेरियो के लिए आप कैसे उसकी क्लास बना सकते हैं। क्लास बनाने के लिए आपको उसके डाटा मेंबर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और फिर कैसे जो है ना उस क्लास को यूज करके आप उस टाइप के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और उन ऑब्जेक्ट्स को डाटा कैसे असाइन करते हैं और फिर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कैसे स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी नंबर 3 थी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ जो मैंने कोड आपका लिखा है उसमें डिफरेंट टाइप का ये जो डाटा था इसको मैंने प्राइवेट किया है और एक पब्लिक मेथड के थ्रू इसमें डाटा सेट करवाया है। ये प्राइवेट और पब्लिक वाला जो चक्कर है ये हम नेक्स्ट लैब के अंदर करेंगे ताकि वहां पे आपको इसको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अब आपने वेरीफाई करना है कि ये जितनी भी हमने एक्टिविटीज की हैं इनको करने के बाद क्या आप ये 2 एक्टिविटीज कर सकते हैं या नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो इट्स मीन कि आपको चीजें समझ आ गई हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो आप फिर मुझसे कांटेक्ट करें या फिर आप इस लेक्चर को अगेन शुरू से देखें ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो पहली एक्टिविटी क्या है कि जिसका लैब 3 के अंदर था कि आपने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो अब आपने सबसे पहले एनालाइज करना है कि जो यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट होगा उसके लिए आपको क्या डाटा चाहिए है कि जो आप स्टोर करवाना चाहते हैं जो यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से यूजफुल है और इसी तरह स्टूडेंट के क्या बिहेवियर्स हैं जो आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं जो यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से यूजफुल हैं या जिनको होना चाहिए। तो ये आपने करना है। और उसके बाद दूसरी जो एक्टिविटी है वो टाइम की है। जिस तरह डेट की मैंने आपको एक्टिविटी करके बताई है कि डेट में 3 टाइप का डिफरेंट टाइप का डाटा होता है और उसको हम कैसे जो है ना एक खास फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसी तरह टाइम है तो आपने टाइम के कॉन्सेप्ट को एनालाइज करना है और इसके डाटा मेंबर्स को आइडेंटिफाई करना है और जो कोई मेथड्स आप समझते हैं कि इसको टाइम क्लास में होना चाहिए आपने उन्हें टाइम क्लास में ऐड करना है और फिर देखना है कि आपने वाकई जब इसको कोई ऑब्जेक्ट टाइम क्लास का बना के उसको कॉल कर रहे हैं तो जो टाइम आप सेट करना चाह रहे हैं वो उस टाइम पे सेट होता है या नहीं होता। तो ये तो हो गया आपकी वेरिफिकेशन के लिए 2 एक्टिविटीज हैं कि आपने ये 2 एक्टिविटीज करके ये चीज कंफर्म कर ली कि जो चीजें ऊपर मैंने ये आपको 3 एक्टिविटीज में बताई हैं ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं। ये आपकी लैब असाइनमेंट है। इस चीज को आपने करके मुझे सबमिट करवाना है थ्रू अपने सीआरस के थ्रू मुझे सबमिट करवाएंगे आप। और पहली असाइनमेंट क्या है कि आपने जो आपको पता है कि कार का ऑब्जेक्ट हम सारे लोग यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आपने इस कार के ऑब्जेक्ट को एनालाइज करना है और इसकी डिफरेंट डाटा मेंबर्स और मेथड्स जो हैं जिनको इस कार के अंदर होना चाहिए उनको आइडेंटिफाई करना है और उसकी जो कार की आप क्लास बनाएंगे उसमें इनको ऐड करना है।
इसी तरह आपकी दूसरी असाइनमेंट क्या है कि रेक्टेंगल आप अक्सर देखते हैं, रेक्टेंगल का जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है। ये आपको भी पता है कि उसकी जो मुखालिफ साइड्स होती हैं आमने सामने वाली वो बराबर होती हैं, और आपने इसको एनालाइज करना है रेक्टेंगल को, और फिर उससे रिलेटेड आपने डाटा मेंबर्स को आइडेंटिफाई करना है जो आपके ख्याल में इस रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आपको चाहिए। और फिर जो डिफरेंट टाइप के मेथड्स एक रेक्टेंगल क्लास में होते हैं वो कौन से हैं, और वो आपने इस रेक्टेंगल क्लास के अंदर इंक्लूड करने, और ये दोनों चीज़ें आपने बना के अपने सोर्स कोड के साथ मुझे सबमिट करवानी है थ्रू CR। ठीक हो गया? तो थैंक यू वेरी मच।